Hello everyone. Good morning to everyone. So if sound and screen is there properly, तो हम लोग वेब का अगला पार्ट स्टार्ट कर देते हैं. वेब में अभी तक आप 2 लेक्चर्स स्टडी कर चुके हो. Excuse me, sir. Yes. Sir, I have to say something important. एक्चुअली ना कल मैंने आपको जो फोन किया था ना मेरे अकाउंट के बारे में दैट आई पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था. जी जी. तो कल केमिस्ट्री के लेक्चर के टाइम पर सेठी सर ने मुझे मेरा पासवर्ड तो दे दिया नया, बट एक्चुअली हुआ ये कि उन्होंने गलती से लेक्चर जब चालू था उनका माइक ऑन था, उन्होंने पासवर्ड बोल दिया. वो पासवर्ड सबको सुनाई दे गया एंड समवन फ्रॉम द बैच ओनली उस लेक्चर में से ही अब उसके पास मेरा अकाउंट का पासवर्ड है और वो मेरे अकाउंट से कहीं पर भी कोई भी चैट सेंड कर रहा है. इफ यू कैन सी उसने लास्ट वेव लेक्चर में कल रात को ही गुड नाइट सेंड किया था अभी एंड आई डिडंट सेंड इट, सो You ही change और शी what हैज you द do. फुल Listen. एक्सेस. Okay. What you do, you change your password. There's a option allowed to change the password. So आप उसको चेंज कर लीजिए और फिर वो आपका प्राइवेट हो जाएगा. सर आई ट्राइड बट वो सिर्फ एडमिन को देता है ना द रीसेट करने का ऑप्शन. Once you have your password, you can change it. If you ओके have सर, आई विल forgotten चेक it, इट. then you can't reset your new one. ओके सर, आई विल चेक इट. Okay. यस. So वापस आते हैं वेब पर. Can you please revise the lecture? Okay, so मैं बेसिक आइडिया एक बार फिर से ब्रश अप करा देता हूँ. वेब पे क्या था. सो वेव एक फिनोमेना था जो एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करके ले जाता है विदाउट मीडियम का रिक्वायरमेंट को लेकर के, और ये डिस्टर्बेंस होता है. शॉर्ट में मैं बोल दे रहा हूँ ताकि आप ट्रैक पे आ जाएंगे. डिस्टर्बेंस, और डिस्टर्बेंस को मेजर करने के लिए अलग अलग तरीके से हम लोग यूज करते हैं. फिर आपने उसके टाइप्स देखे थे, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल. जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है वो वेव इक्वेशन है. तो वेव इक्वेशन कुछ ax प्लस माइनस बी टी फॉर्म का लिखते हैं हम लोग. साइनोसॉइडल वेव इक्वेशन जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, वो a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई. इस फॉर्मेट पे आपको जनरली मिलेगा. सो अगर इस फॉर्मेट में मिलता है, इससे आप कंपेयर करा लोगे, बहुत सारे पैरामीटर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं. उन सभी को आपको अच्छे से समझना और याद रखना होता है कि क्या मीनिंग है. In case you understand this equation, that means you understand the wave. Now, this equation carries all the information related to the wave, whether it's related to the particles information or disturbance information or energy or force or momentum or anything. So that's the most general expression of the wave for us. यहाँ पर ये y जो है वो डिस्टर्बेंस होता है, जनरली डिस्प्लेसमेंट या फिर किसी प्रेशर के टर्म में मेजर करेंगे. ये जो a रहेगा दैट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट डिस्टरबेंस. साइन या कॉस जो बताएगा हार्मोनिक वेव के बारे में बात करेगा. ये साइन और कॉस बताता है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो SHM कर रहे होते हैं. सो क्योंकि हम लोग जानते हैं SHM के लिए जो साइनोसॉइडल इक्वेशंस आती हैं, तो इससे पता चला कि मीडियम पार्टिकल्स और जो भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, ऑसिलेशंस हो रहे हैं, वो SHM टाइप के ऑसिलेशंस हैं. K is a wave number जो कि wavelength से related होता है. So that's formula K is equal to 2 pi by lambda. You need to keep in mind. Omega is angular frequency. You can write it as 2 pi f or 2 pi by t. Phi is the initial phase और ये पूरा phase होता है. And then wave velocity से कैसे निकालते हो कि velocity जो होता है coefficient of t divided by coefficient of x. इस तरह से आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हो. किस डायरेक्शन में जा रहा है टी और एक्स के कोएफिशिएंट का साइन देख करके आप बता देते हो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है. एज वेल एज इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाती है. लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके एग्जांपल किए होंगे, डेल वाई बाई डेल टी. इफ यू गो फॉर डेल वाई बाई डेल टी, दैट्स पार्टिकल वेलोसिटी. फर्दर डिफरेंशिएटेड डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, सो दैट बिकम्स पार्टिकल्स एक्सेलरेशन. अब इनफाइनाइटली मैनी पार्टिकल्स हैं, तो किस पार्टिकल का एक्सेलरेशन, उसका लोकेशन बताया जाएगा, किस टाइम पर उस टाइम को बताया जाएगा. अकॉर्डिंगली टाइम और पोजीशन इस पे रखेंगे तो अपने को पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. अगर एक बार पार्टिकल के वेलोसिटी पता चल गया, पार्टिकल के मास पता हो, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, सारा कुछ बता सकते हैं. आगे हम लोग अभी देखेंगे किस तरह से उसको एनर्जी में कैलकुलेशंस करते हैं.
सिंस मैंने ये रिवाइज किया अभी तक हम लोगों ने इतना ही पढ़ा हुआ है, तो एक एग्जांपल बनता है सो दैट कि आप उसका रिस्पॉन्स कर पाए प्रॉपरली। सपोज कर लीजिए ऐसा इक्वेशन दिया गया, अ वेव इक्वेशन इज, लेट्स ऐसा बोलता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए साइन 5t minus 6z plus pi by 4 j कैप। ऐसा वेव आपको देता है एक्सप्रेशन। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, फाइंड पहला डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन मींस ये जो वेव दिख रही है आपको, ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आपको ऑप्शन में दे देगा प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड। क्योंकि वेव सिंपल फॉर्मेट में है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना। एक प्लस जेड आंसर बताया जा रहा है, कंफर्म हो रहा है। गुड टू नो दैट। सो कैसे डिसाइड करते हैं, ये पोजीशन है और ये टाइम है। सो जो टाइम और पोजीशन चेंज हो रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली हम बताते हैं। तो कौन से एक्सिस में पोजीशन चेंज कर रहा है, जेड एक्सिस पे, तो इसका मतलब ये जेड डायरेक्शन में चलेगा। अब ये प्लस जेड है या माइनस जेड है, उसके लिए फिर कोएफिशिएंट देखेंगे, अपोजिट साइन है इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा। तो अपना आंसर आएगा पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ये डिस्टरबेंस या वेव ट्रैवल कर रहा है। माय पॉइंट। और या फिर यहाँ पे कोई और वेक्टर बना देते हैं हम, यहाँ पे सपोज कर लीजिए R2 वेक्टर लिखते हैं, तो जो भी यहाँ पर वेक्टर आएगा पोजीशन इसके अंदर, उसी पोजीशन की डायरेक्शन में वो चलेगा, वो अपने को वहां से पता चल जाएगा। फिर दूसरा आपसे ये पूछ सकता है डायरेक्शन ऑफ particles oscillation, particles oscillation। इसके लिए ऑप्शन ऐसा देगा एक्स डायरेक्शन, दूसरा ऑप्शन वाई डायरेक्शन, थर्ड ऑप्शन जेड डायरेक्शन, फोर्थ ऑप्शन एनी ऑफ देम। सो हम इन ऑप्शंस को देख करके अपना आंसर दे सकते हैं। सो वाई डायरेक्शन यस, सो वाई को मार्क कर दो। कैसे पता चलेगा? सो सिंस ये पार्टिकल ऑसिलेशन के बारे में बात कर रहा है, इसको ना ये डिस्टरबेंस यानी जो डिस्प्लेसमेंट हम मेजर कर रहे होंगे उससे रिलेटेड होगा या कुछ और स्टफ होगा। तो उसके लिए फिर ये जो इसका जो डायरेक्शन है वो मैटर करेगा, यानी ये जो डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, तो हम बोलेंगे वाई डायरेक्शन है। तो पार्टिकल्स जो है वो वाई डायरेक्शन में ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाएंगे क्योंकि ऑसिलेशन हो रहा है। सो प्लस माइनस नहीं बोलेंगे, सिंपली बोलेंगे कि वाई डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रहे होंगे, ऑसिलेट कर रहे होंगे। चलता है। सो ये वाला पार्ट हो गया। इसके बाद फिर बाकी सारे स्टफ आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा जाए वो भी बता दोगे, और जो भी स्टोरी है वो बता सकते हो। और भी थोड़ा चैलेंजिंग बनाएगा तो फिर ये जो जे को डायरेक्टली जे लिखा है, जे ना लिख करके कोई वेक्टर बना देगा यहाँ पर। तो अगर वेक्टर बनाएगा तो उस डायरेक्शन को बोल देंगे। दैट मींस वेव कैन गो इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन और एनी अदर डायरेक्शन। सो अकॉर्डिंगली हम वेव इक्वेशन लिख सकते हैं। चलेगा। तो यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं। नाउ वी कैन गो अहेड एंड वी कैन फोकस ऑन स्ट्रिंग वेव। जो स्ट्रिंग वेव है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेंगे, एंड देन उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो बाकी सारे बहुत सारे वेव्स में आगे भी काम आएगा, तो उसको फिर कॉपी पेस्ट कर लिया करेंगे। सो स्ट्रिंग वेव के बारे में हम लोगों ने कुछ पता कर लिया था कि ये मैकेनिकल वेव होती है, क्योंकि इसमें
स्ट्रिंग का नीड होता है, जहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो जाती है उसके आगे डिस्टर्बेंस नहीं जाता है, यू नो दैट मीडियम रिक्वायरमेंट है। मोर ओवर हम लोगों ने ये भी पता कर लिया था कि ये ट्रांसवर्स वेव है, that means particles oscillate in the direction perpendicular to the wave propagation direction. So ये अपने को पता रहता है। Moreover इनकी जो velocity है उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं। किसी भी मीडियम पर किसी भी मैकेनिकल वेव के लिए जो velocity होता है उसके लिए एक पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ। For mechanical wave, wave velocity depends on medium property तो जो वेव वेलोसिटी होता है वो मीडियम प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। मीडियम प्रॉपर्टीज लाइक जो हम लोग पढ़ चुके हैं, इलास्टिसिटी कितना इलास्टिक है एंड मीडियम की डेंसिटी कैसा है, उन सब बातों पे डिपेंड करता है। और अगर ऐसा बोला जाए कि एक यूनिफॉर्म मीडियम है, इन अ यूनिफॉर्म मीडियम वेव वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इसको भी लोग कैलकुलेट करेंगे वेव वेलोसिटी को, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि वो कांस्टेंट है और कब कांस्टेंट है, कितना कांस्टेंट है, वो सारी बातें पता चल जाएंगी। एक रफ आइडिया यहाँ से हम लोगों ने ले लिया। सो किस तरह से स्ट्रिंग पे वेव चल रहा होता है उसका अगर एक रफ पिक्चर बनाए तो इस तरह से बनाया जा सकता है, और इसको डिटेल में समझ लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। लेट्स अपने पास ये स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को आपने एक जर्क दिया है, और जिस समय जर्क दिया उसके बाद आपने उसका फोटो खींचा, स्नैपशॉट लिया, तो कुछ ऐसा नजर आया जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। जब आप आपने जर्क देने के बाद इसको फोर्स लगा करके टाइट रखते हैं, यानी इसमें टेंशन रखते हैं। अगर आपने स्ट्रिंग का टेंशन हटा दिया तो फिर ये पल्स जो जनरेट हुआ है या वेव है, डिस्टरबेंस है, फिर ये प्रोपोगेट नहीं करेगा। इसको प्रोपोगेट होने के लिए उसको टेंशनाइज रखना बहुत जरूरी है। इसमें कुछ पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हैं और जो अभी तक लर्न किया उससे रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेट्स एक पॉइंट यहाँ पर है इस इंस्टेंट पर, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, थर्ड पॉइंट यहाँ पर है, और एक फोर्थ पॉइंट यहाँ पर पार्टिकल्स हैं। हालांकि इससे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, सभी को हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। सो कुछ रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स के बारे में आइडिया लेने की कोशिश करते हैं। और ये जो पल्स है वो इस डायरेक्शन में आगे प्रोपोगेट करेगा, तो ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन है। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखे हैं ऑलरेडी, और उसी के पहले मैं चेक कर लेता हूँ। अगर कोई आपसे पूछता है ये जो वन पार्टिकल है, कि ये वन पार्टिकल जिस इंस्टेंट पर ये पिक्चर ली गई है, whether it's moving or it is stationary, first particle, whether it's moving or it is stationary at the instant it was taken this snapshot, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये मूव कर रहा है। गुड। फिर अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये है कि जो वन का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो कौन सा है, whether it's going to go plus x minus x plus y minus y or whatever। so वन का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन है, उसके बारे में क्या कमेंट है आपका। तो मूविंग डाउनवर्ड ऐसा आप लोग बोल रहे हो। गुड। सो आपको अब ये समझ में आने लगा कि किस तरह से हम उसके बारे में, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर पाते हैं। ओके ग्रेट। सो इसका मतलब है कि नेक्स्ट मोमेंट पर ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, तो आपने ऐसा इमेजिन करना है कि अगला डिस्टरबेंस ऐसे आने वाला है। सो ये डिस्टरबेंस शिफ्ट कर जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया, सो आपको पता चल रहा है कि वन के साथ क्या हो रहा है, वन नीचे जाने वाला है, और उस मोमेंट पर उसकी वेलोसिटी डाउन साइड है। टू सिंस हाईएस्ट पॉइंट पर था तो इसलिए अभी उसकी वेलोसिटी 0 है इंस्टेंटेनियसली, बट फ्यूचर में डाउन साइड आएगी। 3 के बारे में, 3 अप साइड जा रहा होगा। 4 जो कि रेस्ट पे था, 4 तक डिस्टरबेंस अभी गया नहीं था, लेकिन अब 4th भी ऊपर लिफ्ट करेगा आगे चल करके। सो 2 and 4
they had zero velocity at the moment snapshot was taken, और इसके बाद फ्यूचर में वो मूव करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि जो 4 है, ये जो कि अनडिस्टर्ब था इनिशियली, फ्यूचर में ये डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल 3 है या 3 के और 4 के बीच में जो पार्टिकल्स हैं, वो 4 को ऊपर की तरफ फोर्स लगा करके लिफ्ट करेंगे, और तो वे ऊपर चले जाएंगे। और ये जो फर्स्ट है, अब ये फर्स्ट डाउन साइड जाना स्टार्ट कर दिया है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो स्ट्रिंग के जो और भी पॉइंट है जो अनडिस्टर्ब्ड है, वो डिस्टर्ब होते रहेंगे। सो डिस्टर्बेंस किस तरह से प्रोपोगेट कर रहा होता है, बेसिकली प्रीवियस मॉलिक्यूल आगे वाले मॉलिक्यूल्स को पुल करता है, डिस्टर्ब करता है उस डायरेक्शन में जहां पर वो फर्स्ट प्रीवियस वाला मॉलिक्यूल था, और इस तरह से ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है। इसकी अगर स्टोरी आप देखो तो एग्जैक्टली वही है जो हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था कि बहुत सारे लोगों का एक क्यू लगा हुआ और एक दूसरे को डिस्टर्ब करता है, तो वो डिस्टरबेंस धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। सो द सेम फैशन पे ये स्ट्रिंग पर भी वेव चल रही होती है। ये जस्ट टू विजुअलाइज की इनसाइड में कैसे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को लिफ्ट करके आगे ले जाता है। अब अपना पर्पस ये होगा कि अगर ये स्ट्रिंग में वेव चल रहा है तो इसकी वेव वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमको स्ट्रिंग के बारे में इंफॉर्मेशन पता हो, जैसे उसमें कितना टेंशन फोर्स लग रहा है, कितना उसका मास पर यूनिट लेंथ है, या फिर और भी स्टफ है, तो उसको हम लोग अभी प्रूफ कर लेते हैं और फॉर्मूले को समझ लेते हैं। उस पर बेस्ड एग्जाम में जनरल इक्वेशन आता है और अच्छा क्वेश्चन आता है। इवन एडवांस में भी रिसेंट ईयर्स में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। सो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव, ऐसा कुछ हेडिंग कर सकते हैं। स्ट्रिंग वेव में कितना वेलोसिटी होता है। सो मैं पहले डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। जो स्ट्रिंग वेव में वेव वेलोसिटी होता है, दैट इज अंडर रूट टी बाई म्यू। इस फॉर्मूले से गवर्न होता है। अभी हम लोग इसका प्रूफ भी वॉच कर लेंगे तो अपने क्लियर हो जाएगा हाउ इट इज कमिंग। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने को पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर। सो यहाँ पर वी के ऑफ कोर्स वेव वेलोसिटी है, टी के टी इज अ टेंशन ऑन दिस स्ट्रिंग और इन दिस स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन क्या है वो अपने को पता करना होता है। टेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिकॉल दी एनएलएम चैप्टर। एनएलएम में हम लोगों ने टेंशन निकालना सीखा है। सो वो टेंशन हम वहां से कैलकुलेट करना जो सीख चुके हैं उसको यूज करेंगे। इसके बाद में म्यू एक टर्म होता है। म्यू इज बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लीनियर मास डेंसिटी भी कहते हैं। लीनियर मास डेंसिटी आपके दिमाग में आएगा। लीनियर मास डेंसिटी तो हम लोग लेमडा से लिखा करते थे, यहाँ पर म्यू क्यों यूज कर रहे हैं? तो ऑब्वियस वजह है क्योंकि जो लेमडा है वो वेवलेंथ के लिए रिजर्व है, तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए लेमडा ना यूज करके म्यू टर्म यूज किया गया। बट एग्जैक्टली वही है जो लेमडा हुआ करता था पहले। सो स्ट्रिंग होगी तो उसका मास पर यूनिट लेंथ पता कर लेंगे, और या फिर वो देगा, टेंशन देगा, और उसको दोनों को यूज करके हम बता सकते हैं कि कितना वेव वेलोसिटी है उस स्ट्रिंग पर। और एक बार वेव वेलोसिटी हमको पता चल गया तो जनरली स्ट्रिंग में आप जानते हो टेंशन कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। यूनिफॉर्म स्ट्रिंग होगी तो उसका मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रहेगा, और अगर दोनों कांस्टेंट हो गया तो v की वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है ऑल थ्रू दैट स्ट्रिंग। बट अगर एडवांस लेवल पे हम लोग जाएंगे या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पर उसका मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट ना हुआ और अगर उसका टेंशन बदल रहा है तो वेलोसिटी भी बदलेगी। तो वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द मीडियम। इफ मीडियम इज यूनिफॉर्म एंड देन यू कैन फाइंड कि उसकी वेव वेलोसिटी कांस्टेंट आ सकता है, अदरवाइज वो वेरी कर सकता है। सो इस पर पहले एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं सो दैट यू कैन यूज इट, और देन वी कैन प्रूव इट। लेट्स से आपसे ऐसा बोलते हैं कि अपने पास एक स्ट्रिंग है और इसको एक पुलिस से यहाँ पे टाई किया हुआ है और यहाँ पर एक मास को हैंग कराया है। और भी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देते हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 2 मीटर है, एंड ये जो m है मास जो हैंग कराया है आप लोगों ने,
ये मास 4 kg है, बाकी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। string of linear mass density (0.1 kg per meter या 100 ग्राम पर मीटर, सही बोल सकते थे। string of linear mass density, this is given a pulse, लेट्स से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, एंड पॉइंट है। at A, find number 1 pulse velocity या फिर वेव वेलोसिटी। सो ये सिचुएशन है, मास हैंग कर रखा था, स्ट्रिंग टाइट रही होगी, फिर आपने आप एक छोटा सा पल्स क्रिएट कर दिया, ये पल्स मूव करना स्टार्ट करेगा इस डायरेक्शन में। इसकी कितनी वेलोसिटी होगी ये अपने को पता करना है। प्रीवियस स्लाइड 1 मिनट के लिए मैं दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। ये प्रीवियस है, वेलोसिटी इज इक्वल टू √T/μ है। T फॉर टेंशन और μ फॉर मास पर यूनिट लेंथ है। आंसर 20 मीटर पर सेकेंड ऑलमोस्ट सभी रिस्पोंडेंट ने दिया है। नंबर काफी इजी है और कैलकुलेशन भी उतनी टफ नहीं रही होगी, बट अपने को कैलकुलेशन करना आना चाहिए, दैट्स द पॉइंट। सो पल्स वेलोसिटी v इज इक्वल टू √T/μ आ जाएगा। t की जगह आप रखने वाले हैं कितना, t पहले कैलकुलेट करेंगे। इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है और ये जो मास है, इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि ये 0.2 आ जाएगा, जो कि नेग्लिजिबल होगा। जनरली वो मास जो स्ट्रिंग का होता है वो नेग्लिजिबल रहता है, और ये फिर उसका मास आएगा भी, तो ये जो मास है वो टेंशन में कोई रोल प्ले नहीं करेगा। ये जो पोर्शन है उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। इन केस वो बताएगा तो उसको काउंट कर लेंगे। आइडियली इस पे जो टेंशन आना चाहिए वो इतने पूरे मास का आना चाहिए, दैट मीन्स ऊपर का जो स्ट्रिंग का पार्ट है और नीचे जो ब्लॉक है। तो क्वेश्चन की इंटेंशन हम समझ लेंगे और हम लोगों को पता चलेगा कि जो टेंशन आएगा वो mg के बराबर आएगा। सो टी की वैल्यू mg के बराबर आप ले सकते हो, और अगर आपने टी को mg पकड़ा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 40 न्यूटन। तो ये 40 हो गया। म्यू आपको डायरेक्टली दे दिया 0.1, तो √400 हो गया, जिसका मतलब होगा 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो स्पीड आएगी वो 20 मीटर पर सेकेंड आ रही है, एंड दैट इज अ कांस्टेंट। यस, सो इट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और यू कैन से कांस्टेंट स्पीड। सो ये पता चल जाएगा, पल्स वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर पाते हो। इसके बाद सेकेंड पार्ट पूछ सकते हैं, फाइंड टाइम आफ्टर विच pulse will reach at B for the first time। कितने टाइम के बाद ये A से B तक जाएगा पहली बार, यानी वो मिनिमम टाइम कैलकुलेट करना है। आपने लिखा है if mass of the string is big enough then wave velocity will be different everywhere। जो डिफरेंट होगा उस वाला एक क्वेश्चन कर लेंगे कि कहाँ कहाँ पर डिफरेंट होगा। सो वेरिएबल केस का भी एक पॉइंट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं शॉर्टली। सो जब आपको टाइम निकालना, अपने पता चल गया है कितने से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू टेक। सो t इज इक्वल टू द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स डिवाइड बाय स्पीड बाय व्हिच इट गोस देयर। हाउ लॉन्ग इट हैज टू गो 2 मीटर विद व्हिच वेलोसिटी 20, सो 1/10 सेकेंड, दैट मींस 0.1 सेकेंड में ये a से b पहुंच जाएगा। आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि ये क्या करने वाला है। ये पल्स बी तक जाएगा,
बी पर ये फिक्स टाइप का है, दैट मीन्स बी को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या करेगा, ये वापस आएगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा। जब ये रिफ्लेक्ट बैक होगा तो फिर ए पर आ जाएगा, फिर ए से अगेन रिफ्लेक्ट बैक होगा, बी पे जाएगा, फिर ए से बी के बीच में चलता रहेगा। सो वो हम लोग चेक आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपसे ए कभी पूछता है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कम बैक ए, तो हम ए से बी जाएंगे और बी से ए जाएंगे। जो रिफ्लेक्शन का टाइम है उसको इग्नोर मार देना है, और क्योंकि वो बहुत कम टाइम होता है ऐसा हम प्रिज्यूम कर लेंगे। सो टोटल डिस्टेंस इसका डबल हो जाएगा, यानी ये 1/10 सेकेंड में ए से बी जाएगा, तो 1/10 सेकेंड में बी से ए आ जाएगा। तो फिर वो जितने राउंड्स लगवाना चाहे वो सारे राउंड लगा सकते हो। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा कैसे ये स्पीड आया है। सो फिर आप बेटर क्वेश्चन भी टैकल कर पाएंगे। सो टी की वैल्यू निकाल लो या फिर वी निकालो, वी इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू, और अगर टी यहाँ से लिखोगे तो म्यू इंटू वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आपने कुछ लिखा था, वी विल वी काउंट मास ऑफ स्ट्रिंग हैंगिंग। हाँ, इनकेस अगर वो स्ट्रिंग हैंग, ये मैंने अभी बोला था, मैं फिर से बोल देता हूँ। मोस्टली वो ऐसा ही बोलेगा, और जनरली ये बहुत कम दिखाएगा हैंगिंग वाला पोर्शन। तो जब उसने कम शो किया, इसका मतलब उसकी इंटेंशन है कि वो बहुत छोटा सा मास है, उसको आप इग्नोर कर दो, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर वो उसकी लेंथ वगैरह देता है तो हमने को टेंशन कहाँ तक लेना होगा, जो टेंशन आएगा वो स्ट्रिंग का जो हैंगिंग वाला पार्ट है और जो ब्लॉक का मास है, दोनों मास मिलाकर के टेंशन देगा। क्योंकि इस पर जो ये जो स्ट्रिंग है ना, इसका mg तो नीचे रहा होगा, वो तो टेंशन में रोल प्ले नहीं करेगा, टेंशन में रोल प्ले करेगा जितना ये हैंगिंग वाला पोर्शन था। सो इन केस क्वेश्चन उस हैंगिंग वाले पोर्शन पे इंटरेस्ट लेता है तो उसका मास देगा, या फिर मास पर यूनिट लेंथ के साथ उसका लेंथ दे देगा। तो फिर हम टोटल मास निकालेंगे ब्लॉक का प्लस हैंगिंग स्ट्रिंग का, और फिर हम टेंशन को कैलकुलेट करेंगे। तो जब हमने T इक्वल टू mg लिखा है तो ये हैंगिंग स्ट्रिंग के मास को इग्नोर किया गया, और उसको इग्नोर करने के पीछे हमारी वजह क्या थी, हमने देखा कि इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है वो 0.1 kg पर ग्राम है, पर मीटर है। एंड देन ये जो लेंथ है वो कम ही लग रहा है, इसलिए आप उसको इग्नोर कर सकते हो। तो ऐसे डिसीजंस आप ले सकते हो, बट मोस्टली वो आपको हैंगिंग पोर्शन इग्नोर करने के लिए इंडिकेट करेगा। और अगर किसी केस में इग्नोर नहीं करने के लिए इंडिकेट करता है, वैल्यूज देता है, तो फर्स्ट चॉइस इज कि आप उसको काउंट करें। समझते हैं कि इसका प्रूफ कैसे होगा, और फिर कुछ और क्वेश्चंस कर लेंगे। सो लेट्स से कि अपने पास ये एक पल्स है जो जा रहा है, और इस समय स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो F के बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, वही यूजुअल स्टफ, इसके एक छोटे से और लेट्स से ये इधर जा रहा है, राइट। अगर ये इधर जा रहा है तो फ्यूचर में ये इधर पहुंच जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लीजिए, और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस v वेलोसिटी से चल रहा हो, अगर ये v वेलोसिटी से चल रहा है तो इस बंदे को ये कैसा नजर आएगा, स्टेशनरी नजर आएगा। सो इस बंदे के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, कुछ पोर्शन कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर, छोटा सा पोर्शन, और उसी पोर्शन को हाईलाइट करते हैं। एंड देन इस पर इसका बीडी बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, और स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। टेंशन जो अप्लाइड फोर्स है उसके इक्वल हो जाएगा। सिंस ये बहुत छोटा सा आर्क लेंथ लिया हुआ है तो इसको ऑलमोस्ट सर्कुलर आर्क मान सकते हैं, एंड देन सिमेट्रिकली इसको 20 से डिवाइड कर करके दोनों को आप बराबर बराबर एंगल बोल सकते हैं कि ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। थीटा हमारा बहुत छोटा है, यानी 2 थीटा का हमने वो ले लिया। इसके बाद आप चाहोगे तो इस टेंशन के कंपोनेंट कर सकते हो, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, दूसरा कंपोनेंट वर्टिकली डाउन साइड आएगा। ये थीटा रहा होगा तो ये भी थीटा रहा होगा, 90 माइनस थीटा रहा होगा तो ये थीटा रहा होगा, ऐसा बोल सकते हैं।
So this force will be T cosine theta. This is going to be T sin theta. यूजुअल बिजनेस. इसके भी दो कंपोनेंट आपको मिल जाएंगे. चेक करेंगे तो ये T cos थीटा आ जाएगा और ये T sin थीटा आ जाएगा. सो आप पाओगे कि ये जितना पोर्शन हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया ना, उस पर नट सेल में नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जो T sin थीटा प्लस T sin थीटा होगा. हॉरिजॉन्टल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जा रहे हैं. तो डाउनवर्ड फोर्स अपने को पता चल गया. सो यहाँ पे लिख सकते हैं डाउनवर्ड्स फोर्स ऑन द आर्क. जितना आर्क कंसीडर किया हम लोगों ने, कैन बी से दिस फोर्स इज गोइंग टू बी इज इक्वल टू ट्वाइस T sin थीटा. फिर हम ये बोलेंगे थीटा बहुत छोटा है, सो दिस कैन बी रिटन एज 2T into थीटा. लेट्स इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, व्हाटएवर. तो हम थीटा को आर से भी रिलेट कर सकते हैं. कैन बी से कि 2 थीटा इंटू आर इज इक्वल टू डेल्टा एल हो जाएगा, एज्यूमिंग कि ये जो लेंथ है वो डेल्टा एल है. सो यहाँ से अपने को एक रिलेशन थीटा का ये पता चल गया. अच्छा, ये जो पोर्शन होगा उसका मास के बारे में बात करेंगे तो क्या उसके मास के बारे में बात कर पाएंगे? डेल्टा एम. डेल्टा एम इज गोइंग टू बी द मास पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ. ये डेल्टा एम हो गया. नाउ as per this person, या फिर from the ground, even if you see from the ground that works. तो अगर आप ग्राउंड से भी देखते हो तो आपको पता चलेगा कि ये जो आर्क लेंथ है ना, ये ऐसा लग रहा है कि ये इधर जा रहा है, आर्क लेंथ. और ये पर्सन का फ्रेम हमने लिया कि इससे आपको विजुलाइज करना बहुत आसान लगेगा. तो इस पर्सन के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो पल्स आपको यहीं पे खड़ी हुई नजर आएगी, पल्स वहीं पर खड़ी हुई नजर आएगी. लेकिन आपको ऐसा नजर आएगा कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रही है. इसका मतलब है यू विल बी विजुलाइजिंग कि स्ट्रिंग के पार्टिकल्स हैं वो इस सर्कल से होते हुए आगे जा रहे हैं, और जो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स की वेलोसिटी होगी वो v होगी, क्योंकि स्ट्रिंग आपको मूव करती हुई नजर आएगी लेकिन पल्स मूव करता हुआ नजर नहीं आएगा इस फ्रेम से, जो कि इनर्शियल फ्रेम है. कांस्टेंट वेलोसिटी का जो फ्रेम होता है वो इनर्शियल होता है, एक्सीलरेटेड फ्रेम नॉन इनर्शियल होता है. तो इसलिए स्यूडो नहीं लगेगा. बट ये जो पार्टिकल्स हैं स्ट्रिंग के वो सर्कल पे चलते हुए नजर आएंगे. सिंस ये सर्कल पे चलते हुए पार्टिकल्स हैं तो इस पे स्यूडो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ. ये स्यूडो कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल वाला फोर्स है. और ये फोर्स कितना लगेगा? कैन वी से कि जो मास ऑफ द पार्टिकल्स वेलोसिटी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा, mv स्क्वायर बाई आर. ये जो फोर्स है वो टेंशन फोर्स को बैलेंस कर रहा हो. सो अगर दोनों को हम लोग बैलेंस करा देते तो अपने को मिलेगा ट्वाइस T थीटा इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर. डेल्टा एम की वैल्यू प्लेस कर देते हैं और डेल्टा एम को थोड़ा सा और प्रॉपर कर लेते हैं. ये म्यू डेल्टा एल की प्लेस पर क्या लिख सकते थे? कैन वी राइट इन प्लेस ऑफ डेल्टा एल एज ट्वाइस थीटा इंटू आर, म्यू के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद. सो ये बन जाएगा ट्वाइस थीटा इंटू टी या फिर टी इंटू टू थीटा is equal to delta m, which is m into 2 theta into r into v square divided by r. You will find कि r से r cancel out हो गया, 2 theta से 2 theta cancel हो गया. That means it doesn't matter how much the radius of this arc is. Neither it is mattering कि वो arc ये theta कितना लिया है, कितना arc हमने चूज किया है, वो सबसे इंडिपेंडेंट है. तो यहाँ से अपने को पता चला t की जो वैल्यू है म्यू इंटू वी स्क्वायर के बराबर है. So how much the v is? v is under root t by mu. इसका प्रूफ है, मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है. और आपको प्रूफ भी समझ के रखना है ताकि कोई एडवांस का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम इस तरह के चेंजेस ला सकते हैं. और फॉर्मूला तो आपको याद रखना है. कॉपी कर लीजिए, फिर आपके डाउट में देख लेता हूँ आपने कुछ लिखा है. You have written if string has enough mass then after each reflection the wave disturbance will die down. प्रैक्टिकली यू कैन से यस, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मास होगा तो फिर वो नीचे की तरफ आएगा, वो भी टेंशन को इनवाइट करेगा. तो आपको ये मान करके चलना है भी थ्योरेटिकल और आइडियलिस्टिक केसेस को लेकर के कि इट विल कीप ऑन मूविंग विद दैट. और v इस बात पर डिपेंड करता है कि t बाई म्यू कैसा जा रहा है. तो ये बताएंगे कि वेलोसिटी फ्यूचर में बढ़ेगी या कम होगी.
सो वेलोसिटी के बारे में कभी भी कोई कमेंट देना होगा तो आपको टी और म्यू को वॉच करना है, टी और म्यू कैसे बिहेव कर रहे हैं। अगर ये कम होने की कंडीशन में जाते हैं तो वेलोसिटी अकॉर्डिंगली बदलेगी, बढ़ेगा तो वेलोसिटी अकॉर्डिंगली चेंज करेगी। और वो आपने डैम्प्ड ऑसिलेशन में देखा था कि एम्पलीट्यूड कैसे डाई डाउन होता है, तो वो एक अलग स्टोरी है। एनीवे अभी आपको इसको फोकस करना चाहिए, और ये समझ में आ गया तो हम आपको कुछ और क्वेश्चंस कराते हैं। कोई स्टेप बताना है इस पे, why I have chosen this V वाला प्लेटफॉर्म, और फिर ये डेल्टा एम वी स्क्वायर बाई आर कहाँ से आया, बाकी ये इसका एफबीडी आपको समझने में कोई इशू रहा हो, ये नंबर्स लिखने में कोई आपको एक्सप्रेशन कंसर्न रहा हो, फोर्स बैलेंस किया गया क्यों किया गया, वो सारे पॉइंट्स में अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अगर सब समझता है तो फिर डायरेक्टली आप ये समझ जाएंगे कि कैसे आता है। चलता है तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिसमें वेरिएबल केस है, और ये एग्जांपल एक बेस है जिस पर 2-3 बार आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा है एडवांस में, और आप उसका आंसर करेंगे और हम लोग मिलकर के कर लेंगे, एटलीस्ट उसका रिजल्ट बना लेंगे, फ्यूचर के लिए हम आंसर दे सकते हैं। और रिपीट भी हुआ है, मतलब एडवांस में भी हो या फिर मेंस में। आ, ये बोलेगा अपने पास रॉड या स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, हैवी स्ट्रिंग है, और ये वर्टिकली हैंग कर रहे हैं, बेसिकली वो ग्रेविटी का यूज करना चाहता है। इसकी लेंथ वगैरह दे रखी है, मास पर यूनिट लेंथ वगैरह दे रखा है। Previous slide, here's the previous slide. You can be a quick little bit. नोट कर लीजिए प्रीवियस स्लाइड से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके डन, देन वी कैन कम बैक टू दिस क्वेश्चन। सो अपने पास एक रॉड है या फिर एक हैवी स्ट्रिंग है। आप क्या करते हो, इसको डिस्टर्ब करते हो, यहाँ पर एक पल्स क्रिएट करते हो। रॉड पे करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आप इसको स्ट्रिंग जैसा ट्रीट कीजिए कि एक हैवी स्ट्रिंग है और एक डिस्टर्बेंस आपने ऐसा क्रिएट किया। जब आप इस पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है मीन्स लेवल पे कि इसका क्या फ्यूचर है, क्या ये यहीं पे रहेगा पल्स या फिर ऊपर जाएगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी के बारे में बताइए, वेदर इट इज गोइंग टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। अगर आपने वेरिएबल बोला तो फिर उसके पास और भी स्कोप आएगा पूछने का कि किस तरह से वेरिएशन चल रहा होगा, और सिंस ये वेरी कर रहा है सो एक्सेलरेशन होगा, व्हाट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इट इज गोइंग टू हैव। बहुत सारी बातें इस तरह से रिलेट कर सकता है। तो लेट्स से इसका मास m दिया गया, लेंथ l दिया गया, और एक पल्स क्रिएट किया गया t इक्वल टू 0 पर। सो एट t इक्वल टू 0 a pulse is generated or created at the bottom of string। क्वेश्चन, ये जो पॉपुलर क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड टाइम आफ्टर विच it will reach at the top। इसको L लेंथ ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा ये आपसे जानना चाहता है। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बस आपको अटेंशन देना है और उसके अकॉर्डिंगली बात करना है। हाँ, आपने जो रिस्पॉन्सेज दिए वो इसी से रिलेटेड है। ऊपर जाएंगे तो टेंशन बढ़ता है, हम लोग जानते हैं टेंशन बढ़ता है। टेंशन अगर बढ़ रहा है, ऊपर जाने पे टेंशन बढ़ता है, डू यू नो दैट, यू मस्ट बी नोइंग दैट। सो
टेंशन चेंज होगा, एटलीस्ट ये बोल सकते हैं टेंशन चेंज हो रहा है, टेंशन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो पहले हम एक्सेलरेशन को पता करेंगे, फिर इसके बाद टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा निकालते हैं कि t इज इक्वल टू एल बाई वी, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये एक्सेलरेशन केस के लिए है। सो हाउ टू हैंडल दिस थिंग, तो उसके लिए क्या बेसिक आइडिया यही है, आप यहाँ से किसी डिस्टेंस पे जाइए, मे बी लाइक x डिस्टेंस पे, और एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कीजिए यहाँ पर dx लेंथ का, और वहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना वेलोसिटी होगा, या फिर अगर dx की जरूरत नहीं पड़ती तो और अच्छी बात रहेगी। इस पॉइंट पर अगर हमको वेलोसिटी, लेट्स से कि इसकी जो वेलोसिटी आ रही है dx वाला जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो उस पॉइंट का टेंशन चाहिए होगा। कैन वी से कि जो v आएगी उसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट t बाई म्यू। ऑफ कोर्स हाउ मच द t इज गोइंग टू बी, कैन वी से कि इसका जब आप bd बनाओगे तो जितना नीचे वाला पोर्शन है उसी को वो हैंग कर रहा होगा। सो सिंस हम लोग पढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा जल्दी भी बोल सकते हैं। कैन वी से कि इसकी वैल्यू आएगी म्यू द मास पर यूनिट लेंथ, हम एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं म्यू जिसकी वैल्यू m म्यू इनटू द लेंथ ऑफ दिस वाला पोर्शन दैट इज x, तो ये मास हो गया डाउन साइड वाला इनटू g, ये आपका टेंशन हो जाएगा। टेंशन लीनियरली बढ़ता है 0 से लेकर के mg के बराबर, यहाँ पर टेंशन 0 होगा, यहाँ पर टेंशन mg होगा। इसको यहाँ पे प्लेस कर दो, सो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v इज गोइंग टू बी अंडर रूट t बाई म्यू की वैल्यू x इंटू जी के बराबर होगी। यहाँ से वेलोसिटी पता चल गया अपने को। ये भी एक दो ऑप्शन में दिख गया है, उन्होंने ऑप्शन में पूछा कि वेलोसिटी किस तरह से वेरी करेगी, तो आप बोलोगे वेलोसिटी इस तरह से वेरी करेगी। क्या वेलोसिटी x के साथ लीनियरली चल रहा है? नो, वेलोसिटी x के साथ लीनियरली नहीं चल रहा है। फिर आपसे पूछ सकता है कि कितना टाइम लगेगा यहाँ से वहां तक, अब हम टाइम का आंसर दे सकते हैं। तो एक्सेलरेशन पहले पता कर लेते हैं। हाउ टू डिफाइन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज रिटन एज v dv by dx। इसको आप डिफरेंशिएट कर लो या फिर v की वैल्यू वहां पे प्लेस कर लो, वट एवर सूट्स यू। v की वैल्यू प्लेस करोगे तो अंडर रूट एक्स जी आएगा, v को जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा हाफ एक्स जी रेज टू पावर -1/2 और फिर g, ये जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली आपको एक्सेलरेशन की जो वैल्यू मिल रही है इसको एज ए रिजल्ट आप याद रख सकते हो g/2। सो अगर एक यूनिफॉर्म रॉड हैंग कर रहा होता है, सो उस यूनिफॉर्म रॉड पर जो पल्स ट्रेवल कर रहा होता है उस पल्स के पास एक्सेलरेशन होता है, और किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है तो उसका एक्सेलरेशन अपने को पता चल गया वो g/2 है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है। एक बार आपको पता चला ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो क्या आप ये बता पाओगे कि कितना टाइम लगेगा उसको ऊपर तक पहुंचने का? बिल्कुल बता सकते हैं। सो वी सिंस ये कांस्टेंट है तो लगा सकते हैं कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कांस्टेंट के लिए इसको लगाया जा सकता है। हाउ लॉन्ग इट हैज टू गो, l। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी x इक्वल टू 0 पर, x को 0 रख दो तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 आएगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सो ऑलमोस्ट 0 वेलोसिटी से चलता है, हाफ g, एक के प्लेस पर हम लोग g/2 रखेंगे इनटू t स्क्वायर। From here we can find what the t is, so it is going to be 4l by g, 4l by g under root, और आप ऐसे लिख सकते हो twice under root l by g। So it will take 2 under root l by g time to go from this bottom point to topmost point। l लेंथ को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा वो हम बता सकते हैं। सो ये एज ए रिजल्ट भी आपको याद रखना है और समझना भी है कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जब कभी वेरिएबल टेंशन होगा तो टेंशन निकालेंगे, रख देंगे, किसी एक जनरल पॉइंट की वेलोसिटी पता कर लेंगे, फिर उस जनरल पॉइंट को इंटीग्रेट करके एक्सेलरेशन देन काइनेमेटिक्स एवरीथिंग कैन बी डन। ओके, अगर ये समझ में आ गया तो आपको इसको याद भी रखना है। एक बार पूछा है कि उसने सिंपली पूछ लिया व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पल्स, सो ऑप्शन इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/2 अपवर्ड डायरेक्शन, अगर अपवर्ड पे जाता है तो।
और अगर डाउनवर्ड के बारे में बात करेगा तब भी आप यही बोलोगे, क्योंकि डाउनवर्ड में भी हम एक्स डायरेक्शन पे डिस्टेंस पे जाकर के यही सब करने वाले हैं। एक बार फिर एडवांस में उसने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया इसी इक्वेशन को और कुछ ऐसा पूछ लिया। इसका भी आपको आंसर देना है, ये आप आंसर कर दीजिए, क्योंकि इससे पहले वाला बेस क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए। उसने बोला कि एक t इक्वल टू 0 पर यहाँ पे एक पल्स क्रिएट की गई। और मैं भी उसको एक्सप्लेन करता हूँ जो आपने पूछा। एक यहाँ से पार्टिकल को रिलीज किया गया, ये m मास का पार्टिकल है और ये m और l सेम मास की स्ट्रिंग है, l लेंथ की स्ट्रिंग है। t इक्वल टू 0 पे इसको रिलीज किया गया है, t इक्वल टू 0 पे पल्स क्रिएट किया गया साइमल्टेनियसली। सो सिंपल क्वेश्चन ही रख लेते हैं, बाकी आपको आइडिया लग जाएगा कैसे सॉल्व करना है। सो ऐसा बोलते हैं एट t इक्वल टू 0 pulse is created and a particle is released. Question is find time after which they will cross each other. अपने को ये पता करना है कितने टाइम के बाद वो एक दूसरे को क्रॉस करने वाले हैं। आपको पता है ये पार्टिकल का फ्यूचर क्या होता है, वो नीचे आता है। स्ट्रिंग का फ्यूचर क्या है, ये ऊपर जाएगा। सो कभी ना कभी क्रॉस कर रहे होंगे, कहाँ पर क्रॉस करेंगे, कितने टाइम के बाद क्रॉस करेंगे, वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको भी ये बताना है कितने टाइम के बाद वो एक दूसरे को क्रॉस करने वाले हैं। ये मैकेनिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। पार्टिकल नीचे कितने टाइम पर आता है वो आपको पता है, और पल्स के बारे में भी आइडिया लग चुका है। ग्रेविटी डाउन साइड है, जी है, वो सारा कुछ स्टफ ट्राई कर लीजिए। t is equal to √4l/3g और 2√l/3g। ओके फाइन। सो आपने ट्राई कर लिया होगा और आप पाएंगे कि कुछ ऐसा होगा। इसका एक्सेलरेशन डाउन साइड कितना है, a1 जो कि g के बराबर है। इसका एक्सेलरेशन अप साइड कितना है, a2 जो कि g/2 के बराबर है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हाउ मच द इनिशियल वेलोसिटी इट कैरीज, 0। दो पार्टिकल केस है। सो आप या तो ये समझ लीजिए कि टी टाइम के बाद यहाँ पर मिलते हैं, तो y1 y2 मिला करके ऐड कर लीजिए, या फिर आप रिलेटिवली सॉल्व कर लीजिए, चॉइस आपकी है। तो मैं बेसिक से सॉल्व कर दे रहा हूँ। सो एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर मिलते हैं, तो जब पल्स यहाँ पे जा रही होगी उस समय पार्टिकल यहाँ पर जा रहा होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट y1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट y2 है, ऐसा पकड़ सकते हैं। तो हम ये जरूर बोलेंगे कि जो y1 प्लस y2 की वैल्यू है वो l के बराबर हो जानी चाहिए। रिलेटिवली आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर हमको y1 लिखना होगा तो y1 को कितना लिखेंगे, ut प्लस हाफ ad स्क्वायर से इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 प्लस हाफ a1 t स्क्वायर। y2 को लिखने वाले होंगे तो 0 प्लस हाफ a2 t स्क्वायर। इन दोनों को इस पे प्लेस कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन पर, तो अपने को मिलेगा हाफ a1 प्लस a2। रिलेटिवली भी आपको a1 प्लस a2 मिल जाता है, t स्क्वायर इज इक्वल टू l। So how long this t is going to be, twice l upon relative acceleration, that is a1 plus a2 अंडर रूट। ये आपका आंसर है। और वैसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं तो 2h/g, जहाँ पर h टोटल हाइट है, g मतलब इफेक्टिव a आ जाएगा रिलेटिवली। सो ये बनेगा ट्वाइस l
A1 के प्लेस पर आप लिखोगे G, A2 के प्लेस पर G/2। सो अल्टीमेटली ये 2 और 2 4 बनाएगा, तो 2 बाहर निकाल सकते हो, L/3G, these many seconds। एक बार आपको T पता चल गया, T को इस पे रख दीजिए, Y1 पता चल जाएगा, दैट मीन्स पार्टिकल कितना नीचे आया। सेकंड पे रख देंगे, ये पता चल जाएगा कि पल्स कितना ऊपर गया। सो किस लोकेशन पर मिल रहा है वो लोकेशन भी पता चल सकती है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। आप पाओगे कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं लगेगा वंस यू हैव अंडरस्टूड कि ये पल्स के पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और G/2 और ये ऊपर चलता है। तो इसके बाद ये बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगी और आप उसको सॉल्व कर सकते हो। एडवांस में आ चुका है। सो पॉइंट इज कि इस तरह से क्वेश्चन हम कनेक्ट कर सकते हैं मैकेनिक्स से, जो आपने पहले पढ़ रखी है, और वेव के साथ उसको मर्ज करा सकते हैं। चलेगा। सो वी हैव डन विद दिस कि T इज इक्वल टू या फिर V इज इक्वल टू T/μ फॉर्मूला, एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, उसके बेसिस पर क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत चांसेस रहते हैं आने के, इसलिए उसको आपको स्ट्रॉन्ग इनफ बना लेना है, इवन मेंस और एडवांस दोनों में। री एक्सप्लेन कराना चाहते हो, बिल्कुल मैं री एक्सप्लेन करता हूँ। आपने पूछा कि कैसे सॉल्व किया है। मैंने बहुत बेसिक तरीके से सॉल्व किया है, इसमें समझना काफी आसान है। मैंने ये एज्यूम किया कि ये जो पार्टिकल है y1 डिस्प्लेसमेंट आने के बाद पल्स से मिलता है, तो पल्स उस टाइम तक y2 डिस्प्लेसमेंट ऊपर गया होगा। सो जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे तो ऊपर से y1 आया है, नीचे से y2 आया है। y1 प्लस y2 को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कवर हो जाएगी। तो y1 प्लस y2 को हमने L बोल दिया। फिर आप पार्टिकल के लिए वर्टिकल मोशन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि वर्टिकल मोशन के साथ अंडर ग्रेविटी, सो सिंस वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AD स्क्वायर। S कितना होगा y1, u कितना है 0, रिलीज किया गया पार्टिकल, a1 कितना है g, t दोनों के लिए बराबर है। पल्स के लिए भी सेम थिंग अप्लाई किया, तो y2 इज इक्वल टू ये लगा दिया गया। फिर इसके बाद दोनों को ऐड करके यहाँ पे रख दिया, ये आंसर आ गया। फिर आपने लिखा हाउ वी टुक टी, प्रीवियस क्वेश्चन में टी कैसे लिया। इसका अगर डाउट आपको परसिस्ट कर रहा है तो फिर मैंने क्या किया कि एक्स डिस्टेंस नीचे से जाने के बाद एक जनरल लोकेशन कंसीडर किया, उस लोकेशन की वेलोसिटी को वी बोला। तो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पॉइंट का टेंशन कितना है। तो अगर आप इतना पोर्शन कंसीडर करते हो देन यू विल फाइंड कि यहाँ पर टी लग रहा होगा ना, ये पल्स मूव कर रहा है लेकिन स्ट्रिंग या रॉड मूव नहीं कर रही है आपकी। इसका मतलब ये जो टी है ना वो इतने मास को हैंग करा रहा होगा, m डैश इंटू जी के बराबर होगा। अब ये m डैश क्या है, m डैश की जो वैल्यू होगी वो मास पर यूनिट लेंथ, यानी टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू द लेंथ ऑफ दिस वाला पार्ट विच इज x। इसी को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, म्यू इंटू एक्स। तो t को लिखा म्यू इंटू एक्स, दैट इज द मास, इंटू जी, जी फॉर ग्रेविटी। तो यहाँ से t आ गया। गॉट इट? चलेगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं। एनर्जी इन स्ट्रिंग वेव, इसका भी डेरिवेशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और आपके लिए समझना भी इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टली बताना चाहे बिना प्रूफ के तो फिर डायरेक्टली भी आपको उसको रिजल्ट तो याद रखना ही होगा, बट प्रूफ देखने के बाद आपको क्लैरिफिकेशन ज्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए प्रूफ भी कर लेंगे। स्ट्रिंग के पास कौन कौन सी एनर्जी होगी जब वेव चल रही होगी, या वेव एनर्जी हम लोग इसको बोल सकते हैं, उसको समझना है। सो एक वेव पल्स, वेव बना देते हैं, पल्स नहीं, पल्स तो हम लोग केवल एक समझने के लिए देखते हैं, लेकिन अगर बहुत सारी पल्सेस एक साथ चल रही होंगी तो वो वेव बन जाता है। सो लेट्स सी कि इस तरह से वेव है स्ट्रिंग में क्रिएट किया गया, और इस स्ट्रिंग का ये बेस ऐसा था कुछ, आपने उसको कंटिन्यूअसली जर्क्स दिए तो वो इस तरह का वेव नेचर बना लेगा, वेव बना लेगा। और आप इसको ऑफ कोर्स पुल करके रखते हैं। सो आप देखोगे कि जब ये पल्स जाती है
तो उसकी वजह से स्ट्रिंग में टेंशन होता है। हम लोगों ने टेंशन कैलकुलेट भी किया कि इसके हर एक पॉइंट पे टेंशन चल रहा है, इधर टेंशन चल रहा है। उस टेंशन की वजह से ये स्ट्रिंग इलोंगेट होने की कोशिश करती है। इलास्टिसिटी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई आप स्ट्रिंग में टेंशन लगाते हो तो वो इलोंगेट हो जाता है अगर वो एक्सटेंसिबल है। ये जो स्ट्रिंग है वो इलास्टिक स्ट्रिंग है। सो उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है। सिंस उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। तो स्ट्रिंग के पास एक एनर्जी आएगी जिसका नाम होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगी किस फॉर्म में, इलास्टिक फॉर्म में होगी। दूसरा, स्ट्रिंग के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, किसी की वेलोसिटी अप साइड होती है, किसी की वेलोसिटी डाउन साइड होती है। तो कुछ पार्टिकल्स के पास वेलोसिटीज, यानी मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स के पास वेलोसिटीज हैं, और उन वेलोसिटीज की वजह से उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। तो अगर अपने को देखना है कि एनर्जी कौन से फॉर्म में होगी, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगी। काइनेटिक बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर ऑसिलेटिंग, hence they have a kinetic energy. Why potential? Because of the reason that it is elastic, it is under tension, so string length is increasing, hence there is a elastic potential energy. यहाँ पर जो ग्रेविटी है उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि ये जो पार्टिकल है और जो जो कि यहाँ पर था, ये ऊपर गया एच हाइट तक, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज की होगी। लेकिन यहाँ पर एक जो पार्टिकल है वो डाउन साइड गया है, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई होगी। तो बहुत सारे एडअप, बहुत सारे पॉजिटिव होते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव भी होते हैं। सो वो आपस में एक दूसरे को कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। कुछ पोर्शन बच भी जाता होगा तो वो बहुत छोटा होने की वजह से उसको हम इग्नोर कर देते हैं। सो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को नहीं यूज कर रहे होते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को यूज कर रहे होते हैं। अगर पूछा जाए ऐसा क्यों, तो एक तो ये रीजन है कि प्लस माइनस का अरेंजमेंट है, तो वो काफी कुछ नलीफाइड है। दूसरा, जो इसका टेंशन फोर्स है, स्ट्रिंग के इनसाइड का जो टेंशन है, वो उसके ग्रेविटी फोर्स से डोमिनेटिंग है। Tension is much more as compared to the gravity force due to the mass of the string. Hence, gravitational potential energy less as compared to the tension potential energy, or the potential energy coming because of its elastic nature. Hence, gravitational potential energy can be ignored. So, इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं because of smaller magnitude. अब अपने को दोनों कैलकुलेट करने, एक एक करके कैलकुलेट कर लेते हैं और फॉर्मूला एटलीस्ट डिजाइन कर लेते हैं कि कैसे फॉर्मूला बनाया जाएगा। सो उसके लिए आप एक इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं कि सपोज कर लीजिए यहाँ से हम लोग x डिस्टेंस पे जाते हैं, ये x डिस्टेंस है, और उस x डिस्टेंस पर और भी छोटा बना देते हैं, कहीं बनाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस देखने में अच्छा लगे। सो यहाँ से x डिस्टेंस पे जाने के बाद एक dx का छोटा सा सैंपल लिया, ये dx का लिया। तो स्ट्रिंग का ये छोटा सा पोर्शन हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, और इस पर देखना चाहते हैं कि कितना काइनेटिक है, कितना पोटेंशियल एंड ऑल दैट। सो उस dx को अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएं तो कुछ ऐसा देख सकते हैं। ये dx वाले पोर्शन को मैग्नीफाई करके देखा जा रहा है, और इसका कोऑर्डिनेट x है, और ये जो दूसरा वाला पार्ट आया उसका कोऑर्डिनेट x प्लस dx है। ये आपकी x एक्सिस हो सकती है। दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस इज x प्लस dx कोऑर्डिनेट। इसको हम y बोल सकते हैं, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका। लेट्स से ये कोई m पॉइंट है और ये कोई n पॉइंट है। यहाँ पर एक m पॉइंट पकड़ा और n पॉइंट पकड़ा, उसके बीच का जो स्ट्रिंग था उस स्ट्रिंग के बारे में हम लोग चेक कर रहे हैं, और कितना लेंथ कंसीडर कर रहे हैं। जो लेंथ कंसीडर की है वो dx है, बहुत छोटी सी लेंथ कंसीडर की है, तो वो अप्रोक्सीमेशन को भी हम लोग यूज कर पाएंगे। एंड नाउ वी वांट टू सी कि इसके साथ क्या चल रहा है। सिंस ये dx बहुत छोटा है तो ये ऑलमोस्ट पार्टिकल टाइप का एज्यूम कर सकते हैं, तो इसके पास कुछ वेलोसिटीज होंगी, तो उस वेलोसिटीज के से इसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं। सो समझते हैं पहले काइनेटिक एनर्जी को। तो उससे पहले अपने को ये वेव इक्वेशन दिया होगा, तो y will be given as a function of x and t. That's a wave equation. अपने को वेव इक्वेशन दिया होगा, उससे हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे कि कितना काइनेटिक, कितना पोटेंशियल एनर्जी इसके साथ एसोसिएटेड है।
कैन वी से कि अगर हम इसको डेल वाई बाई डेल टी करते हैं, डेल वाई बाई डेल टी, तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा। यानी ये जो mn वाला पार्टिकल लिया गया, छोटा सा एलिमेंट, उसकी वेलोसिटी यहाँ से पता चल जाएगी, ये पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी। अगर इसके मास को हम लोग dm पकड़ते हैं, तो कैन वी से कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी, डिफरेंशियल काइनेटिक एनर्जी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ मास, और डेल टाइम को आप dm भी लिखोगे तब भी चलेगा। वीपी स्क्वायर का मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी स्क्वायर, यानी उस छोटे से एलिमेंट का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर। वीपी की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है। सो ये बनेगा डी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ dm इंटू डेल वाई बाई डेल टी का होल स्क्वायर। अब आपको वेव इक्वेशन दिया जाएगा, राइट? अब उसको एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी आएगी, उसका स्क्वायर करेंगे, डीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता चल जाएगा। अच्छा, डीएम को क्या लिख सकते हैं? डीएम को लिखने के पास हमारे पास कई तरीके हैं। डीएम इज गोइंग टू बी इक्वल टू, अगर ये स्ट्रिंग है तो लीनियर मास का है, इसको म्यू इंटू डीएक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये डीएक्स लेंथ के पोर्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर इसको कोई और डेंसिटी पे लिखना है, रो, तो वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डीएक्स लिख सकते हैं। कई बार इस फॉर्मेट में भी देगा। यहाँ पर एस को हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया यूज कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। हाँ, आपको लगेगा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को तो हम लोग ए से लिखते थे, आप ए लिख लो, लेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ए अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि ए इज फॉर एम्पलीट्यूड। जब आप इसको लिखोगे वेव इक्वेशन को, तो ए उस पे आएगा एम्पलीट्यूड। उसको अवॉइड करने के लिए, कंफ्यूजन को, हम क्रॉस सेक्शन एरिया को ऐसे लिखते हैं। दैट मीन्स स्ट्रिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया बताओ, लेंथ से मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो इक्वेशन में आपको ख्याल रखना होगा, कई बार वो म्यू के टर्म में बोलेगा और कई बार रो के टर्म में बोलेगा, तो दोनों को हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। नो, यहाँ से अगर आप डीएम की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दोगे, तो अपने को एक काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बन जाएगा, एक अच्छा एक्सप्रेशन बन जाएगा, जनरल एक्सप्रेशन बन जाएगा। अगर आपने नोट कर लिया तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ और वहां पर काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बना देता हूँ। सो डिफरेंशियल काइनेटिक एनर्जी इज कमिंग एज हाफ dm. In place of dm we can write it as mu dx, और ये आ रहा है डेल वाई अपॉन डेल टी का स्क्वायर। This could also be written in this term, half rho cross sectional area dx del y upon del t का स्क्वायर। जनरली इस फॉर्म में आप लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई s इंटू डी एक्स। इसका जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो हाफ रो डेल वाई अपॉन डेल टी का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा गया, इसको ध्यान से अगर आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा, दिस इज रिटन एज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज रिटन एज वॉल्यूम। So this is basically kinetic energy per unit volume, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। सो हम इसको इस तरह से याद रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, और जनरली उसको हम लोग यू से लिख लेते हैं, यू के ई। यू मतलब काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ रो डेल वाई अपॉन डेल टी का होल स्क्वायर। सो जब कभी स्ट्रिंग में आपको काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करनी हो, यू सिंपली यूज दिस एक्सप्रेशन। इससे आपको काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी पता चल जाएगी। फिर काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा तो इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया इंटू डीएस, इंटीग्रेट कर देंगे, जहां से जहां तक इंटीग्रेट करना होगा, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। सो वेव्स में हम लोग काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी के टर्म में बात करते हैं। दैट मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और फिर जितने वॉल्यूम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है उसको काउंट कर लेते, इंटीग्रेट कर लेते हैं। कॉपी कर लीजिए किस तरह से हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी निकालना। बहुत सिंपल फॉर्मेट पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, उसका मास डीएम निकाला, उसकी वेलोसिटी निकाला, और वेलोसिटी हम वेव इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इसके बाद इसको प्लेस कर दिया, एक्सप्रेशन बन गया। potential energy is going to be f square dx upon ay
हाँ, यंग्स मॉडुलस के टर्म में भी आप बता सकते हो। जनरली वो यंग्स मॉडुलस नहीं देगा, वो आपको क्या देगा, वो आपको ये y का एक्सप्रेशन देगा, वेव इक्वेशन वाला। तो हम वेव इक्वेशन से ही चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा। यस, तो नेक्स्ट हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। You were working on the previous slide yet? Okay, here we go. और इसके प्रीवियस पे ये चल रही थी, वेव इक्वेशन, डेरिवेशन से वेलोसिटी, देन काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फार्मूला, देन ये जरूर लिख लीजिए कि डेल्टा एम को कैसे लिखते हैं। और मैंने अभी बोला, फिर से बोल देता हूँ, लीनियर डेंसिटी देता है या फिर वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी देता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। और जो हम लोगों ने फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पे बनाया है, जिसको ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है, उसमें हमने टोटल डेंसिटी लिखा हुआ है, यानी वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी के टर्म में बनाया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, दैट मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ क्विकली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी को भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो इसको डायरेक्टली लिखेंगे तो सिमिलर टाइप का फॉर्मूला आता है। और यस, आवाज प्रीवियस में एक बार फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा हार्ड हो सकता है और हो सकता है मैंने थोड़ा जल्दी भी कर दिया हो। आई एम जस्ट समराइजिंग इट। ये वेव इक्वेशन, वेव आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल्स अपनी मेन पोजीशन से इधर उधर शिफ्ट हुए। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने इसका स्नैपशॉट लिया है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर रहे हैं। अपने को काइनेटिक एनर्जी चाहिए। हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बहुत सिंपल एक्सप्रेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन एम मास होना चाहिए, वी उस मास की वेलोसिटी होनी चाहिए। यहाँ पे पंगा क्या है, यहाँ पे अलग अलग पार्टिकल्स के पास अलग अलग वेलोसिटीज है। तो अगर हमको टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो पहले किसी एक सैंपल की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। जैसे आपको याद हो कि हम लोगों ने स्प्रिंग का एग्जांपल कभी लिया था, स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी निकाली थी। तो पहले एक डीएम मास लिया, उस डीएम मास की वेलोसिटी पता की, और उस वेलोसिटी के स्क्वायर और डीएम हाफ करने के बाद हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली। एग्जैक्टली सेम थिंग वी डिड। सो जो काइनेटिक एनर्जी किसी छोटे से सैंपल की होगी, दैट विल बी हाफ मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। अब हम पहले अब मास को पकड़ेंगे कि ये मास का मतलब क्या है। ये वो मास है जो एक्स डिस्टेंस पे जाने के बाद डीएक्स का सैंपल जो लिया, जिसको इतना बड़ा करके मैंने दिखाया यहाँ पर, इसके मास को हम लोग डीएम बोल रहे हैं। तो ये जो डीएम मास आएगा, कैन वी से ये जो डीएम मास आएगा, उस मास को लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम या फिर लीनियर डेंसिटी इनटू लेंथ। तो उसको लिखने का तरीका बताया, दो तरह से लिखा जा सकता है, म्यू इनटू डीएक्स लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ, या फिर वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो जो एस डी एस है वो वॉल्यूम है, डीवी। अच्छा, डीवी को हम लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग एस लेटर से लिख रहे हैं, ठीक है। ये आपको डीएम समझ में आया है, ये डीएम को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब अपने को पता करना था वो पार्टिकल की वेलोसिटी। तो ये जो डीएम यहाँ पे लिया गया है, एम एन पार्टिकल गैप, तो बहुत छोटा सा है। सिंस वो बहुत छोटा सा है तो उस पर्टिकुलर लोकेशन की वेलोसिटी चाहिए। तो किसी भी लोकेशन की वेलोसिटी अगर हमने को चाहिए होती तो उसको हम डेल वाई बाई डेल टी से कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये जो डेल वाई बाई डेल टी है किस लोकेशन पर है, एट एक्स इक्वल टू एक्स। तो ये जो x इक्वल टू एक्स है, उस पर ये वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे, फिर उस पर ये जो कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट को रख दोगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी निकल आएगी। अंडरस्टूड। सो इन ये जो पार्टिकल वेलोसिटी है डेल वाई बाई डेल टी है, तो इसका स्क्वायर कर दिया है। माइंड इट कि ये डेल वाई बाई डेल टी का स्क्वायर है, ये ट्वाइस डिफरेंशिएशन नहीं है। तो आप डिफरेंशिएशन एक बार करोगे फिर उसका स्क्वायर करोगे, फिर इन सारी वैल्यूज को एक साथ रखा तो अपने को कुछ ऐसा दिखा। म्यू का एक्सप्रेशन हम लोग नहीं पकड़ रहे हैं, हम रो के टर्म में पकड़ रहे हैं, क्योंकि जनरल एक्सप्रेशन बन जाएगा वॉल्यूमेट्रिक केस में। आप चाहो तो म्यू का भी यहाँ से निकाल सकते हो।
फिर आपने क्या किया कि ये जो वॉल्यूम का टर्म था उस वॉल्यूम को टर्म से डिवाइड कर दिया, तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी कह देते हैं। इसका एक्सप्रेशन जो आ गया वो इस एक्सप्रेशन से आ गया। तो आपको क्या जानने की जरूरत है काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए? कई बार एग्जाम में वो काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी ही आपसे पूछेगा, तो आप बोलोगे हाफ रो, रो आपको दे देगा, इंटू डेल वाई बाई डेल टी का स्क्वायर। अब डेल वाई डेल टी आपको कैलकुलेट करना आ जाएगा, वो वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे देगा, जैसे वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी आपको दे दिया उसने। आप इसको डिफरेंशिएट कर दो एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में, जो भी है उसका स्क्वायर कर दो। जैसे स्क्वायर करोगे तो फिर आपको काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी पता चल जाएगी। कभी कभी हो सकता है आपसे ये पूछे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बताइए स्ट्रिंग की, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए पहले हम काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे। तो कैसे वर्क करेंगे वो भी एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे बना देता हूँ। टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, क्या आपको लगता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बताने के लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी लिखेंगे? इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम आएगा एस डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से जहाँ तक आप इंटीग्रेट कराना चाहो वहां से वहां तक उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, या फिर बेसिकली इसी को इंटीग्रेट करने की बात कर लो। तो ये क्या बन जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ रो एस डेल वाई अपॉन डेल टी का होल स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू व्हाटएवर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज नोन टू यू, यू जस्ट इंटीग्रेट फ्रॉम दैट टू दैट, यू विल गेट योर आंसर। लेकिन ये थोड़ा सा जनरली कम ही पूछता है एग्जाम में। उसके पीछे रीजन क्या है, आपको डेल वाई बाई डेल टी जब कैलकुलेट करोगे तो इसमें x और t आएगा, फिर x और t को आप यहाँ पे रखोगे तो ये फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ टाइम भी बनेगा, फिर उसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा लेंथी जॉब है। हम लोग इसको एक बार सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। सो पॉइंट इज कि टोटल काइनेटिक एनर्जी हम बता सकते हैं और टोटल काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी भी बता सकते हैं, जो भी आपसे जानना चाहेगा वो बता देंगे। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी समझ में आया तो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर इसके बाद टोटल आ जाएगा, फिर ये एनर्जी को एग्जाम्पल से कंसिडर करके कंप्लीट कर लेंगे। इसी पिक्चर को फिर से कंसिडर करते हैं, ये वाली पिक्चर, ये उसी इंटेंशन से मैंने ड्रॉ की थी। एक छोटा सा सैंपल लिया है, ये छोटा सा सैंपल है हमारे पास, और इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बट इसको मैग्नीफाई करके दिखाया गया सो दैट कि हम समझ पाए कि क्या चल रहा है। ये एक्स एक्सिस है, और जहां से मेजर किया कोऑर्डिनेट्स तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है एक्स प्लस डी एक्स है, सो दैट कि ये पता चल गया बीच का गैप क्या है, डी एक्स है। इस पॉइंट का नाम m है, ये टर्मिनल n है, तो m से n तक हमने लिया है। हमको पता है कि यहाँ पर टेंशन ऐसे वर्क करता है, अपने को ये पता है कि यहाँ पर टेंशन ऐसे वर्क कर रहा होगा, टेंशन टेंजेंशियली होता है। ये इसको पुल करने की कोशिश कर रहा है, सिंस ये पुल कर रहा है तो इसकी इलोंगेशन हुई होगी लेंथ में, वो अपने को पता करना है। अच्छा, जो इलोंगेशन के बारे में बात करें तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि पहले स्ट्रिंग dx ये रही होगी, ये इसकी dx जो है ना ओरिजिनल लेंथ थी, पहले स्ट्रिंग अलोंग द एक्स एक्सिस थी, इसलिए वो dx, जितना dx का पोर्शन था वो अब ऐसा हो गया, बेंड हो गया। इसका मतलब है इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है। उस इंक्रीमेंट को अगर हम अप्रोक्सीमेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट ऐसा कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट जो डॉटेड लाइन है उसको अगर हम बोलें कि वो नया इंक्रीज वाला लेंथ था, तो ये ओरिजिनल ये इंक्रीमेंट वाला लेंथ मिला करके है, तो उसको हम पता करना चाहेंगे। और एक ये डायमेंशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो ये ट्राइंगल टाइप का बनेगा, उस ट्राइंगल को हम यूज करना चाहेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स या बेसिक कॉन्सेप्ट्स में यूज करना चाह रहा हूँ, आपको थोड़ा सा अटेंशन दे देना होगा। ये जो फंक्शन दिया था, कोई दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ मैं, ये जो फंक्शन दिया गया था y इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा टी का फंक्शन था, और ये x कोऑर्डिनेट था तो ये y कोऑर्डिनेट रहा होगा, और ये x प्लस डी एक्स कोऑर्डिनेट है तो ये जो कोऑर्डिनेट रहा होगा y प्लस डी वाई रहा होगा, y प्लस डी वाई रहा होगा। इसका मतलब ये जो लेंथ है ना ये डी वाई है, और ये कौन सा है, डी एक्स है। तो वो स्लोप वगैरह हम वहां से मेजर करके बता सकते हैं कि टेन थीटा जो होता है, ये अगर थीटा मेजर करो तो स्लोप जो बनती है वो टेन थीटा होती है, डी वाई बाई डी एक्स होती है। एनीवे, ना ये जो डी वाई होता है ये कैसे लिखा जाता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। जब कभी फंक्शन
एक से ज्यादा वेरिएबल का होता है, तो इसको हम लिखते हैं कि y से पार्शियली डिफरेंशिएट करो और dx से मल्टीप्लाई करो. So if y is a function of more than one variable, then dy can be written as like this: del y upon del x into dx. This is how we write dy. अगर ये dy अपने को समझ में आता है तो फिर हम इंक्रीज इन लेंथ पता कर सकते हैं. कैन वी से कि इंक्रीज इन लेंथ के लिए एम एन लेंथ यहाँ से अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है. एम और एन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता कर सकते हैं. अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैन वी से इज गोइंग टू बी अंडर रूट dx का स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर. dy की जगह प्लेस कर देंगे. So this will become under root dx square plus dy को हम लिख सकते हैं del y by del x dx का स्क्वायर. now यहाँ से आप dx को बाहर निकाल सकते हो. ये dx को बाहर निकाल दिया. ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस del y अपॉन del x का होल स्क्वायर रेज्ड पावर हाफ. now ये जो dx हम लोगों ने कंसीडर किया था ये बहुत छोटा था. so अगर dx बहुत छोटा रहा होगा तो ये dy भी छोटा रहा होगा, तो ये जो del y by del x है वो काफी स्मॉलर होता है. सो ये जो 1 प्लस डेल वाई अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर है उसका स्क्वायर कर दिया तो ये 1 से और भी छोटा होगा. बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि 1 के रिस्पेक्ट में ये सेकंड वाला टर्म बहुत छोटा है. जब कभी ऐसा होता है तो हम लोग जानते हैं कि जो पावर होती है उसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं और ये ऐसा लिखा जा सकता है हाफ ये पावर होती है वो मल्टीपल में आ जाता है. ये आपको क्लास में भी बताया हुआ है. सो दिस कुड बी रिटन लाइक दिस, या फिर आप चाहो तो इसको एक्सपेंड कर सकते हो तो वो भी चलेगा. सो यहाँ से m और n की जो वैल्यू है वो अपने को पता चल जा रही है. dx 1 प्लस हाफ डेल y ओवर डेल x का स्क्वायर. ये mn की वैल्यू आ रही है, इलोंगेटेड वैल्यू. सो कैन बी से कि ये फाइनल लेंथ आ रहा है. इनिशियली लेंथ कितना था dx, तो इंक्रीज इन लेंथ कितना आएगा क्या हम बता सकते हैं. कैन वी से चेंज इन लेंथ और इंक्रीज इन लेंथ टू बी प्रिसाइज. इंक्रीज इन लेंथ, तो अगर इंक्रीज इन लेंथ के बारे में बात करना चाहें सो वी कैन से कि जो एम एन हम लोगों ने निकाला हुआ है माइनस dx कर दीजिए. एम एन में से dx को सब्ट्रैक्ट करने का. जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो dx से dx कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इसका जो एक्सप्रेशन आ रहा है दैट इज कमिंग एज हाफ डेल y अपॉन डेल x का स्क्वायर इनटू dx. अभी तक हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया है. टिल नाउ वी हैव कैलकुलेटेड कि इस dx लेंथ के पोर्शन में स्ट्रिंग में कितना एलोंगेशन आने वाला है. सो दैट एलोंगेशन इज हाफ डेल y अपॉन डेल x का स्क्वायर dx. नाउ dx इज द लेंथ ऑन विच द एलोंगेशन इज कमिंग. तो dx तो अपने को पता ही है. दूसरा डेल y अपॉन डेल x अपने को चाहिए. हाउ वी कैन गेट दिस डेल y अपॉन डेल x, उसके लिए फिर ये फंक्शन की जरूरत पड़ती है. इसका मतलब है हमको स्ट्रिंग का शेप पता होगा, वो आपको देगा. तो यहाँ से हम डेल वाई बाई डेल एक्स इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे, उसके बाद इसको स्क्वायर कर लेंगे. सो अपने को इंक्रीज इन लेंथ आ जाएगा. तो ये भी अपने आप में एक रिजल्ट है. एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि स्ट्रिंग ऐसा दिया गया है, बताइए हाउ मच द इंक्रीज इन द लेंथ इज, और आपको एक्सप्रेशन दे देगा. तो आप पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, स्क्वायर कीजिए, डीएक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा. कैसे निकाला गया वो बताने की कोशिश की गई है. इलोंगेटेड पोर्शन, थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज की गई है डिफरेंशिएशन को, और सिंपल तरीके से इसको इंटीग्रेट किया है, सॉरी सिंप्लीफाई किया है. इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर आपको आगे टोटल में निकालना पड़े तो. अगर हमने इंक्रीज इन लेंथ निकाल दिया तो हम लोग आगे स्लाइड पे जा सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं. सो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी उतने छोटे से पोर्शन के लिए तो उसको बोल सकते हैं डी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंशियल पोटेंशियल एनर्जी. हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली
yes, that potential energy is basically ऐसा बोल सकते हैं कि वर्क डन से रिलेटेड होगा। एक बार आप देख लीजिए इसको, सिलेक्ट को प्रॉपर्ली, अगर आपको इश्यूज बन रहा है तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। इलास्टिक चैप्टर में आप पढ़ चुके हो कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती है। देख लिया होगा। अच्छा, कैन वी से कि दिस इज गोइंग टू बी द वर्क डन बाय टेंशन टू इलोंगेट इट। टेंशन का जो वर्क डन होगा तो टेंशन ने कितना इलोंगेट किया, सो ये इलोंगेशन के बराबर हो जाएगा टी डेल्टा एल। अगर ये टी डेल्टा एल है तो हम इसको बोलेंगे टी इंटू डेल्टा एल विच इज गोइंग टू बी हाफ, अभी निकाला डेल्टा एल, द इंक्रीज इन लेंथ, और दिस इज गोइंग टू बी हाफ डेल वाई अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर डी एक्स। सो वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। यहाँ पे टेंशन हमारे लिए एक्सटर्नल काम करेगा क्योंकि हमने आर्क लेंथ बहुत छोटा सा लिया हुआ है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स को टी लिख दिया गया, डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, टी की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, सिंस वी नो कि टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू वी स्क्वायर। तो इसको म्यू इंटू वी स्क्वायर लिख सकते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी is going to be equal to mu into v square into half del y upon del x का स्क्वायर into dx। कैलकुलेशन को आपको हेल्प से देखना होगा। So we are getting like this, potential energy is equal to half v square del y upon del x का होल स्क्वायर into mu dx। ये जो mu dx है यही dm है, इसको आप dm भी लिख सकते हो, mu dx। आप चाहो तो इसको रो इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डीएक्स भी लिख सकते हो, जैसा अभी थोड़ी देर पहले किया उस केस के लिए। ओके, देन आफ्टर वी कैन राइट इट सम सॉर्ट ऑफ दिस। इसको अगर डिफरेंशिएट डिवाइड कर देंगे तो डी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी एस डी एस हो जाएगा। तो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। इसका जो फॉर्मुलेशन आ रहा है दैट इज कमिंग एज हाफ, एक रो सर्वाइव करेगा तो रो वी स्क्वायर डेल वाई अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए, ऐसा कुछ आना चाहिए अपने को। म्यू डीएक्स को हम लोगों ने किससे कन्वर्ट कर दिया, रो एस डीएक्स। एस डीएक्स को नीचे लेकर के आए, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी आ गया, रो सर्वाइव करेगा, वी एक नया टर्म आ जा रहा है, डेल वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर आ जा रहा है। सो फाइनली अपने पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। इसको स्मॉल ई पी ई लिख सकते हैं, और दिस इज कमिंग एज हाफ रो वी स्क्वायर डेल वाई अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन बनता है। इसको मैं ब्रैकेट पे रख देता हूँ और आप इसको याद रख सकते हो। दोनों का एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सिमिलर जा रहे हैं। ये जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव किए हुए हैं, दे आर नॉट ओनली वैलिड फॉर दिस स्ट्रिंग केस, रादर दे विल बी ट्रू फॉर ऑल द वेव केसेस। जितने भी वेव केसेस हैं सभी में ये ट्रू है। तो जब कभी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको यूज कर लेंगे। Previous slide, here is the previous slide। जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, और अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नट सेल में मैं समराइज कर देता हूँ क्या क्या लर्न किया, इसको एक बार आपको और देखना पड़ेगा।
पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपने एक छोटा सा सैंपल लिया dx का, उसकी लेंथ को इंक्रीमेंट देखा, इंक्रीमेंट लेंथ का एक एक्सप्रेशन निकाल लिया, देन आफ्टर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, उससे आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा तो आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगी। और अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी चाहिए तो आप इसको यूज कर लोगे। सो नट सेल पे अपने को जो पता चल गया वो ये काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, that is u kinetic energy, this is coming as half rho del y by del t square, ये आया होगा। फिर पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, that is u pe, इसकी वैल्यू आती है, सिमिलर टाइप का फॉर्मूला होता है हाफ रो v स्क्वायर डेल y बाई डेल x का स्क्वायर। यहाँ पर v क्या है, वेव वेलोसिटी है माइंडेड, तो वेव वेलोसिटी आपको पता रहेगा, वेव वेलोसिटी आपको पता रहेगा, या फिर वेव इक्वेशन से आप निकाल लोगे तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी भी आ जाएगी। देन आपसे पूछा जा सकता है टोटल एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी अगर हम डेंसिटी को u से लिखते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी u ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस u ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो उन डेंसिटीज को ऐड कर दोगे तो टोटल निकल के आएगा। सो टोटल एनर्जी डेंसिटी आपके पास आ जाती है हाफ रो कॉमन ले सकते हो डेल y अपॉन डेल t का स्क्वायर, दैट मीन्स पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर कर रहे हो आप, प्लस v स्क्वायर डेल y अपॉन डेल x का स्क्वायर कर रहे हो। ये एक्सप्रेशन फाइनल हो जा रहा है टोटल एनर्जी डेंसिटी। सो अगर आपसे टोटल एनर्जी डेंसिटी बोलेगा तो आप ये इसको यूज करेंगे, काइनेटिक बोलेगा तो इसके इस वाले पोर्शन को यूज करेंगे, पोटेंशियल बोलेगा तो इसको इसके साथ यूज करेंगे। इनमें से कोई ना कोई आपसे पूछ लेगा, आप उसका आंसर दे देंगे। इक्वेशन देगा, वेव इक्वेशन, तो आपसे कंप्लीटली कैलकुलेशन करा सकता है। टोटल एनर्जी के लिए एक बार एनर्जी डेंसिटी मिल गया, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक लास्ट एक्सप्रेशन और मैं दे देता हूँ, टोटल एनर्जी, कभी अगर आपको टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना है सो दैट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन u इंटू डी वी को आप लिख सकते हो एस डी एक्स, जीरो से लेकर के एल लेंथ, क्योंकि वॉल्यूम को हम लोग एस डी एस लिख सकते हैं। u आपको ये पता चल गया, इसको यहाँ पर रख दीजिए, सब्सटीट्यूट कर दीजिए, u को इंटीग्रेट कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में एक एग्जाम्पल पिक करेंगे जिसमें हम ये इंटीग्रेट करके टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन पता कर लेंगे। वंस वी गॉट टू नो टोटल एनर्जी तो उसे इंटेंसिटी और पावर और रिलेटेड स्टफ आसानी से हम बता सकते हैं। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, और जितना आज बताया गया है पर्टिकुलरली ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का डेरिवेशन, ये तीनों डेरिवेशन आपको गो थ्रू करना है ट्वाइस थ्राइस टिल यू आर कंफर्टेबल। और उसमें अगर कोई कंसर्न है तो आप बीच में भी कभी भी ग्रुप में और अदरवाइज पूछ सकते हो। ओके, दैट्स ऑल। Any doubt, concern, if at all, you can ask. Otherwise, time is also up. We will carry it with this in the next lecture. आपने कुछ लिखा, student DPE is half TDL according to the area under the graph. That's a good point, by the way. What I did is this. यहाँ पर जो वर्क डन है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका जो वर्क डन है, मैं एक बार ले जाता हूँ स्लाइड पे, ये, और वर्क डन के लिए फोर्स इनटू डीएल लिखा हम लोगों ने, फोर्स इनटू डीएल, और वहां पर हम लोगों ने लिखा था हाफ टी डीएल, राइट। सो दोनों में एक डिफरेंस है। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है अपना टी, वो टी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रिंग का मास पर ये जो स्ट्रिंग लिया हुआ है उस पर कांस्टेंट टेंशन को एज्यूम कर रखा है। स्ट्रिंग में टेंशन इज कांस्टेंट, ये हम लोग ऑलरेडी बात किया था कि यूनिफॉर्म रहेगा, टेंशन कांस्टेंट स्ट्रिंग केस में हम लोग जनरली रखते हैं। तो ये जो फोर्स एफ लगाया गया है ये टेंशन दे रहा है और ये कांस्टेंट फोर्स है।
इलास्टिक में थोड़ा सा डिफरेंस था। इलास्टिक में जो फोर्स लग रहा था ना, वो फोर्स वाज प्रोपोर्शनल टू एक्स। आपने देखा था फोर्स कैलकुलेट किया था तो फोर्स वाज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो जब फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है तो वर्क डन की डेफिनेशन हम लोग इंटीग्रेशन एफ डी एक्स लिखते हैं। तो वर्क डन इज रिटन एज इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। अगर एफ कांस्टेंट है तो ये एफ एक्स बन जाता है, और अगर एफ की वैल्यू के एक्स है तो ये बनेगा के एक्स डी एक्स। तो ये हाफ आ जाएगा और के एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इस हाफ के एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो हाफ के एक्स इंटू एक्स। ये जो के एक्स है फिर से फोर्स लिखो तो ये बन जाएगा हाफ फोर्स इंटू एक्स। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि कब हाफ लगाएंगे कब हाफ नहीं लगाएंगे। सो वर्क डन की वैल्यू हाफ एफ एक्स तब आती है जब हमारा एफ जो है एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा होता है। अगर एफ कांस्टेंट होता है तो हम एफ एक्स लिखते हैं। बस ये माइनर सा डिफरेंस था। इलास्टिसिटी केस में जो फोर्स लग रहा था वो इलास्टिक फोर्स था, वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जबकि यहाँ पर हमारा ये एजम्पशन है जो टेंशन स्ट्रिंग का है, वो टेंशन कैसा है, कांस्टेंट है। टेंशन इज कांस्टेंट, इसलिए कांस्टेंट टेंशन को हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया। तो आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पे स्टार लगाने के बाद ये जरूर लिख लीजिए टेंशन इज कांस्टेंट। ये आपको याद दिलाता रहेगा कि हम हाफ क्यों नहीं लगा रहे हैं, और हाफ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टेंशन इज अ कांस्टेंट। ओके, तो आपका डाउट इससे रिजॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पर हाफ नहीं लगाएंगे बिकॉज ऑफ दिस रीजन। एनीथिंग एल्स if at all, otherwise yeah, it's done. Okay, so we will carry it in the next lecture. Thank you then.